हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट क्लास 10th की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 एंड 4 दोनों एक साथ ही देखेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 आपका ज्यादा बड़ा नहीं है और दोनों एक साथ हम इसे कवर कर सकते हैं। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे सभी एक साथ, तो टेलीग्राम सर्च करके देखना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। और आज हम इस चैप्टर को अपने को दोनों को देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा 3, तो इसका नाम है जल संसाधन, यानी कि जो जल है हमारा वो भी एक संसाधन के तौर पर है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें समझना है। स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, जो जल का पृथ्वी पर भाग है वो 3/4 का है। ठीक है, क्योंकि जल पृथ्वी पर ज्यादा है, भले ही वो पीने योग्य नहीं हो पर है तो जल ही। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विश्व जल के आयतन, तो 96.5% महासागर है। ठीक है, और आपका 2.5% आपका अलवणीय जल है, यानी कि जिसमें नमक की मात्रा कम हो, NaCl की मात्रा कम हो। इसी में से ही आपका फिर कुछ ग्लेशियर या बर्फ के टाइप में जल है। ओके, और आगे फिर आपको केस स्टडी दी गई है, और ये आपकी जो एनसीईआरटी की साइड में शब्दावली होती है ना, वहाँ केस स्टडी लिखी होती है। जैसे कि इजराइल में जो आपकी वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है, तो वहां सूखा नहीं पड़ता और जल भी ठीक ठाक है। ठीक है, भारत में देखें तो 114 सेंटीमीटर किसी न किसी भाग में सूखा भी पड़ता है और जल प्रबंधन की समस्या है। ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया। ठीक है, आ जाते हैं आपके जल संकट कारण। क्या क्या है जल संकट के कारण, तो ऐसे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखो सब कह तो देते हैं कि हर किसी को पता होता है, पर ऐसे पॉइंट हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि लिखने के टाइम पर ही याद नहीं आते, मेंस के टाइम में। तो बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण व औद्योगिकरण, कृषि में जल की बढ़ती मात्रा। ठीक, तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है उतना ही जल ज्यादा नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि जल धरती के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी कारण। ठीक है, क्योंकि शहर कंक्रीट के हो चुके हैं। फिर तकनीकी भूमिगत जल तक आसान पहुंच नहीं है। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जल का दोहन किया जा रहा है, और पेय पदार्थ इनमें भी जल बहुत ज्यादा खर्च होता है। हरित क्रांतिक प्रदेश, जल की यहाँ ज्यादा अधिक मांग होती है। ठीक है, सस्ती बिजली और भूमिगत जल का दोहन भी हो रहा है। फिर आपका जल प्रदूषण, नदी, रासायनिक वगैरह हम उसमें छोड़ देते हैं पानी में, जिस कारण में पानी आपका दूषित होता रहता है। ठीक है, और फिर आगे यही पॉइंट, जल प्रबंधन की समस्या, वर्षा जल संरक्षण का अभाव है। मतलब जो भी वर्षा का जल होता है ना, उसे ही हम संरक्षण नहीं कर पाते, क्योंकि देखो पहली बात, ज्यादातर भारत में हर जगह कंक्रीट की हो चुकी है, तो जल एक तो वहां नहीं बच पाता। ठीक है, आखिरकार में वो नाली नदी में बह के ही चले जाता है, जमीन को नहीं मिल पाता। ठीक, और फिर आदर्श भूमियां व झीलों का भी नुकसान हो रहा है। ओके, ये आपके कुछ कारण हो गए। और यदि कोई जल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, हाँ क्वेश्चन ये करंट में आ सकता है, अगर जल से रिलेटेड कोई करंट में घटना हुई हो ना, तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो ऐसे पॉइंट आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है जल का संरक्षण एवं जल प्रबंधन। आखिर जल का संरक्षण हम कैसे करें। ठीक है, प्राचीन पद्धति होती थी, मतलब प्राचीन के समय आपने पढ़ा होगा, मध्यकाल में अगर इतिहास में भी देखें तो हम, तो बांधे, नहरें, झील, ठीक है, टांके, कुंड, कुएं, ये सब होते थे। जैसे भोपाल झील, ठीक है, 11वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने बनवाई थी। तो अगर ऐसे पॉइंट और आप डाल दोगे ना, तो आपके आंसर में थोड़ी जान और ऊपर जाती है। ठीक है, और फिर बहुउद्देशीय बांध परियोजना, जैसे भाखड़ा नेंगल डैम, ठीक है, सतलुज नदी पर है ये। तो इस टाइप के बांध बनाकर हम अपना जल को बचा सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे पॉइंट इसमें देख लेते हैं, वर्षा जल संग्रह। तो मेघालय में, तमिलनाडु में एक मॉडल होता है पीएम फॉर्म कोड योजना। ठीक है, तो ये आप उसमें देखना, अपनी एनसीईआरटी में चित्र दिया हुआ है। ओके, और फिर आ जाता है आपका जैसे जल संरक्षण, अगर स्थानीय पद्धति से देखें तो जैसे गुल हो गया, कुल या फिर नदी धारा बनाकर सिंचाई की जाती है। ठीक है, और पश्चिमी हिमालय में जैसे बर्फ स्तूप लद्दाख में मिलेंगे, कुंड, ठीक है, टांके, खजील, जोहर, ये राजस्थान में आपके मिलेंगे। तो आपके कुछ रोकथाम थे जो हम अपने जल को बचा सकें। ठीक,
आप एक बार इन्हें रीड करके जरूर देख लेना। ओके, आगे चलते हैं, फिर हम नदी, बांध और परियोजना के दो पहलू देख लेते हैं, एक तो सकारात्मक और एक दूसरा नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक क्या है, अगर हम नदी का बांध ये सब बनाते हैं, ठीक है, तो पहला है जल प्रबंधन, यानी कि जल बच जाएगा। ठीक है, कृषि सिंचाई व पेयजल में काम आ सकता है। ठीक है, मत्स्य पालन व पर्यटन में काम आ सकता है। बाढ़ नियंत्रण व सूखा, इनसे सभी से छुटकारा मिल सकता है। जल विद्युत से भी हमें आसानी से वाटर का यूज कर सकते हैं अगर हम बांध बनाते हैं। ठीक है, घरेलू व औद्योगिक में भी इसका काम आ जाता है। ठीक है, और भूमिगत जल स्रोत पर दाब भी कम पड़ता है जल। ठीक है, पर इसके नकारात्मक पहलू होते हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे नदी का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है इसके कारण। ठीक है, मतलब जैसे हम कोई नदी है और यहाँ हमने बांध बना लिया। ठीक है, अब देखना क्या हुआ, जब ये बांध बना लिया तो मतलब पहले एक नदी थी जो अपनी मनमर्जी से बहती थी, उस पर कोई किसी का दबाव नहीं था। अभी पानी आके स्टोर हो जाता है, यहाँ कई कई महीनों कई कई सालों भी भरा रहता है। तो देखो इस पानी में भी बहुत सारे जैसे बैक्टीरिया टाइप या बहुत मच्छर टाइप भी पनपेंगे, जो पानी अशुद्ध तो कहीं ना कहीं वो होगा ही। और जब पहले नदी अपने अनुसार प्राकृतिक अनुसार बहती रहती थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस पॉइंट में ये है। ठीक, और फिर भूकंप की संभावना, भूस्खलन, अगर मान लो डैम के भी आसपास यदि भूकंप ये सब आता है ना, तो कितना भारी नुकसान होगा, जैव विविधता को खतरा। ठीक, स्थानीय लोगों की आजीविका व विस्थापन का संकट होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जल विवाद होंगे, जैसे कृष्णा गोदावरी, ये आपका विवाद आज भी देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, और बस इतना सही आपका चैप्टर था जल का। ठीक है, तो एस्पिरेंट अब तक आपने 10th में पता क्या देखा होगा कि आपको एक चैप्टर का क्रम नहीं बनना होगा, कि कभी तो जल आ जाता है, कभी कृषि आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको स्टैंडर्ड बुक की पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पर आप ऐसी गलती मत करना बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक की। अगर आपका देखो ऑप्शनल है ज्योग्राफी, तो बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो। अगर ऑप्शनल नहीं है, केवल GS1 है, तो एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। और वो एनसीईआरटी आपकी कौन सी, 11th 12th की, जो कि अब हम कुछ ही दिन में उन्हें स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलो चैप्टर नंबर 3 समाप्त हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, तो कृषि देख लेते हैं हम। तो भारत में 45% से अधिक जनसंख्या कृषि पर भी निर्भर है। ठीक है, देश की जीडीपी में कृषि संबंधित क्षेत्र का 15% योगदान है। ठीक है, तो देखो जीडीपी पता होनी चाहिए, तो मतलब किसी भी देश में किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य व की गई सेवा को ही जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो जीडीपी का देखो आसानी मतलब ये होता है, जैसे भारत देश में मान के चलो ये भारत देश है। ठीक है, यहाँ कोई भी वस्तु बनाई जा रही है, ठीक है, तो उसे जीडीपी कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो वस्तु अमेरिका से आ रही है या चाइना से आ रही है, अगर उसका उत्पाद भारत में होता है तो वो भारत की जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, तो आप ये इकोनॉमी में अच्छे ढंग से समझ जाओगे। ठीक है, तो कृषि का 15% योगदान है। ओके, अब समझ लेते हैं भारत में कृषि तंत्र या प्रकार कितने हैं। ठीक है, और आपको पता है इकोनॉमी में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां कृषि का पैटर्न प्रकार आ जाते हैं ना, तो ढंग से देखना। ठीक है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि पर था। ठीक है, परंपरागत औजार होते थे, परिवार के भरण पोषण हेतु अपनी अपनी कृषि सभी करते थे। ठीक है, और आगे पॉइंट दिया गया है इसमें, पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर उत्पादकता कम होती थी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कर्तन दहन कृषि हो गई। ठीक है, और यहाँ क्षेत्र दिए गए कौन कौन से, उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ झूम कृषि, मणिपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो यहाँ अपनी परंपरागत कृषि बोल सकते हैं, जैसे प्रारंभिक कृषि। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये वाली कृषि हो गई। ठीक है, ओके, तो इकोनॉमी जो कृषि वाला है तो वहां भी आपका इंपॉर्टेंट है, GS1 में भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी कृषि आती है गहन जीविका कृषि, शायद ये 8th में भी कृषि का चैप्टर था, वहां भी आपका बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, भूमि पर जनसंख्या दबाव ज्यादा हो जाता है इससे। ठीक है, और श्रम गहन लगता है, अधिक उत्पाद होता है इसमें। ठीक है, अधिक रासायनिक उर्वरक व सिंचाई इसमें लगती है। देखो खाद भी ज्यादा लगेगा, यूरिया वगैरह, और सिंचाई भी ज्यादा होगी। ठीक है, तीसरी आती है आपकी वाणिज्य कृषि। नाम से पता चल गया कि वो कृषि जहां
बाजार में वो कृषि जाती हो। तो आधुनिक निवेश इसमें होता है, ठीक है। खाद, बीज, मशीन, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग होता है और उच्च पैदावार होती है। एग्जाम्पल हरियाणा, पंजाब, यहाँ चावल जैसी कृषि, ठीक है। ओके। चौथी नंबर की कृषि आती है आपकी रोपण कृषि। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि आपकी, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ठीक। और फिर इसमें गहन श्रमिक लगती है, पूंजी भी अधिक लगती है, मशीनीकरण भी अधिक होता है। तो रोपण कृषि, ठीक है, ये सब उद्योग वगैरह पर आधारित होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल चाय, ये सब देख लिया आपने। ओके। तो फिर आपका ये पॉइंट पीटी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपकी आगे कृषि कौन सी है? शस्य प्रारूप, ठीक है। तो ये भारत में 3 शस्य ऋतुओं की फसल होती है, जैसे रबी, खरीफ, जायद, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं इन तीनों को हम क्या क्या है। तो रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर के दिनों में बोई जाती है और अप्रैल जून में काट ली जाती है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, रबी की खरीफ में मिला देते हैं, खरीफ के रबी में, ठीक है। तो अक्टूबर में बोई जाएगी और अप्रैल जून में काट ली जाएगी। जैसे कि गेहूं, तो अपने आसपास के एग्जाम्पल से जोड़ के देखे करो, क्योंकि गेहूं आपके आसपास भी, सभी के आसपास अक्टूबर के लगभग दिनों में बोते हैं और जून में काट लेते हैं, ठीक है। और फिर जौ, मटर, चना, सरसों क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो हरित क्रांति प्रदेश में, ठीक है। और खरीफ फसल ये मानसून के टाइम होती है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है, ठीक है। फसलें कौन सी है? चावल, ठीक है, मक्का, ज्वार, तुर, ठीक है, मूंग, उड़द, जूट, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा, ठीक है। और क्षेत्र कौन कौन सा है? जहां मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में। ओके। और जो रागी है ये दक्षिण भारत में होती है और चावल तटीय क्षेत्र में और हरित क्रांति प्रदेश में, जैसे कि जहां थोड़ा सा क्षेत्र बिहार का भी आ जाता है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ धान की 3 टाइप की फसलें होती हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की आ जाती है आपकी जायद फसल, ठीक है। तो रबी खरीफ के मध्य ग्रीष्म ऋतु से पूर्व ये फसल होती है। तो तरबूज, खीरे, खरबूज, ठीक है, चारा फसलें। तो ये समझ में। तो देखो, सबसे पहले हमने थोड़ा कृषि के प्रकार को जाना था, ठीक है। तो प्रकार हमने 1 पढ़ा, परंपरागत कृषि अपने घर के लिए, प्रकार 2 गहन कृषि, उससे थोड़ी अधिक, तीसरे नंबर की वाणिज्यिक कृषि, चौथे नंबर की आपकी रोपण कृषि जिसमें चाय कॉफी टाइप की, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ से पढ़ा था कि आखिर भारत में कृषि का पैटर्न कितने प्रकार का है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न 3 प्रकार का, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। आगे चलते हैं हम, भारत की अब मुख्य फसलें पढ़ते हैं जो कि आपके पीटी में क्वेश्चन हर साल आती हैं, ठीक है। तो चावल विश्व में भारत के दूसरे स्थान पर प्रमुख है, ठीक है। और खरीफ फसल टेम्परेचर इसको 25 सेंटीमीटर चाहिए और वर्षा 100 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है। अधिक सिंचाई चाहिए और जलीय मृदा वाले नदी घाटी मैदान और हरित क्रांति प्रदेश में ये फसल होती है, ठीक है। और फिर आपका गेहूं, अब हम मुख्य फसल पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट, ठीक है। दूसरी मुख्य फसल है आपकी खाद्यान्न फसल। तो उत्तर व उत्तरी पश्चिम भारत में होती है, जैसे रबी फसल, ठीक है, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर और राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में होती है। देखो मेंस में अगर कोई आपको ऐसा बनाना पड़ेगा तो आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। चावल के क्षेत्र, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना कि जो नदी है हमारी इस इलाके में ज्यादा बह रही है, तो इसका मतलब चावल यहाँ होंगे, ठीक है, चावल यहाँ होंगे, तो ऐसा। अब वहां देखो ऐसे तो बताओगे नहीं कि बिहार का क्षेत्र है यहाँ चावल होंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो इस प्रकार की मैपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। गेहूं का क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना कि गेहूं का क्षेत्र यहाँ, ठीक है, एक बार बना के देख लेना तो अपने आप आ जाएगा आइडिया, ठीक है। फिर है मोटा अनाज, जो कि हमारे यहाँ ये भी काफी अच्छी फसल है, ठीक है। तो मोटा अनाज 3 प्रकार का, बाजरा, रागी, मक्का, ठीक है। और ये काफी अच्छी भी चीज होती है शरीर के लिए, ठीक है। जलवायु अनुकूल
सूखा रोधी कम वर्षा होती है, ठीक है। और पोषण अधिक होता है, लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में ये पोषण, राजस्थान में फसल ज्यादा होती है, ठीक है। अब एस्पिरेंट मोटा अनाज भी 3 प्रकार का होता है, जैसे बाजरा, रागी, मक्का, ठीक है। बाजरा होता है आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी। और रागी होती है आपकी, तो ये होती है दक्षिण भारत में, और लाल, काली, दोमट मिट्टी, बलुआ मिट्टी, ठीक है। और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में होती है, ठीक है। मक्का खाद्यान्न चाराई, ठीक है। और पहले ज्यादातर हम लोग ये सभी भी चीज का यूज करते थे, जैसे बाजरा का, ठीक, मक्का का, ओके। और खरीफ जैसे रबी में ये बिहार में होती है, और टेम्परेचर 21 से 27 सेल्सियस, ठीक है। पुरानी जलीय मृदा, तो इसका मतलब आपको मृदा का चैप्टर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको थोड़े ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। अब दालें देख लेते हैं हम। तो दालें भारत में सबसे बड़ा दाल उत्पादक भारतीय है, ठीक है। और ये उपभोक्ता भी है, ठीक है। तो प्रोटीन ये सबको पता होता है, प्रोटीन अच्छा होता है इनमें, ठीक है। तुर, अरहर, उर्द, मूंग की दाल, चना, मटर, ठीक है। जलवायु अनुकूल चाहिए, मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि भी होती है, ठीक है। अब नोट पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये जरूर पता होना चाहिए आपको। आहार को छोड़कर अन्य सभी दालें फलीदार, वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है आहार को छोड़कर जितनी भी दालें होती है ना, तो ये वायु से नाइट्रोजन को लेती हैं, और जो ये पौधा होता है ना, उसकी जड़ तक ये नाइट्रोजन को पहुंचाती हैं, ठीक है। और फिर आता है आपका गन्ना। तो गन्ना उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होता है, ठीक। टेम्परेचर 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस, और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, गहन श्रम लगता है यह, ठीक है। और देखें तो जैसे विश्व के तौर पर ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो ब्राजील पहले नंबर पर है, ठीक है। और मैप में आपको देख के बताना कि ब्राजील ये कहां पर है, ओके। तो क्योंकि इससे आपकी वर्ल्ड मैपिंग भी ठीक होती जाएगी, ओके। आगे फिर बढ़ते हैं हम। और अगर भारत में देखें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा में भी होती है, ठीक है। तिलहन चीन के बाद सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है? तिलहन का भारत, ठीक है। और ये काली मिट्टी में होता है, ठीक है। मूंगफली, सरसों, नारियल के कुछ उत्पादक का आधा भाग होता है, जैसे गुजरात, ठीक है। और फिर आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र मूंगफली उत्पादन सब करते हैं, ठीक है। तिल, अब आ जाते हैं हम तिल पर। तो तिल उत्तरी भारत में खरीफ व दक्षिण भारत में रबी के समय होता है, ठीक है। अब चाय, जो कि आपने पहले ही पढ़ लिया, ये रोपण कृषि है। अंग्रेज भारत में इसे लाए थे, ठीक है। तो अंग्रेजों को ऐसा कभी सोचा अंग्रेज भारत में क्यों लाए? क्योंकि वहां देखो ठंडा प्रदेश है। अगर हमारे देश में देखो अब तो चाय की एक परंपरा सी बनी गई है, अगर हमारे देश में कोई चाय नहीं पिए तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं चलेगा, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो चाय के बिना अपने आप को नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनका वहाँ जो प्रदेश था वहां ज्यादा ठंड वगैरह ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें इस चीज की जरूरत पड़ती थी, ओके। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। उमस व जुआस युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाली जलीय क्षेत्र होने चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्र भी ऐसे होने चाहिए जहां से जल आसानी से निकल जाए, क्योंकि इन्हें जल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। और अगर हम यहाँ क्षेत्र देख ले तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी लग रहा होगा कि जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो अंग्रेजों का आकर्षण बंगाल के प्रति इतना क्यों था, क्योंकि वहां देखो हर चीज थी। अब आ जाते हैं हम कॉफी पर। कॉफी यहाँ 2 प्रकार से होती है, ठीक है। एक तो अरेबिका कॉफी, दूसरी है रोबस्टा कॉफी, जो कि केरल में होती है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन यमन से होता है, ठीक है। यमन से भारत में, और ठीक है। और अब एस्पेंट आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं बागवानी फसलें कौन सी है जो कि बाग टाइप पे उसमें होती हैं। तो
चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है फल सब्जियां में, ठीक है। और ये आपका जिसमें आ जाता है अंगूर, ये कि आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में, और अनानास मेघालय, संतरा, ठीक। और ये आपका नागपुर मेघालय में आपका ये संतरा होता है, ठीक है। आम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। खाद्य फसलें मतलब जिन्हें हम खा नहीं सकते, ठीक है, जो वैसे काम की होती हैं, तो कौन सी है? रबड़ भूमध्य रेखीय फसल है ये। उष्ण व उपोष्ण क्षेत्र में संभव होती है। वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए। टेम्परेचर 25 सेल्सियस और नरम व आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। केरल, तमिलनाडु, ठीक, मेघालय, गौरव की पहाड़ी में होने चाहिए, ओके। और फिर रेशेदार फसलें कौन कौन से? कपास, जूट, सन, ठीक है, प्राकृतिक रेशे। और अगर हम देखें कपास, जूट, सन, तो ये प्राकृतिक रूप से मिट्टी में होती है, ठीक है। और प्राकृतिक जो रेशम होती है ये केकु रेशम कीड़े से बनती है, ठीक है। तो आपने प्राकृतिक जो रेशम होती है आपने और कहीं भी देखा होगा तो ये कीड़े बनाते हैं, उसी से ही बनती है, ठीक है। आती है आपकी कपास। भारत में मूल स्थान कपास का ही है। भारत दूसरा बड़ा उत्पादक कपास का ही है। काली मिट्टी, पीटी में क्वेश्चन कपास से आई जाती है। काली मिट्टी, उच्च तापमान, हल्की वर्षा, ठीक। और आगे फिर जैसे कि कपास को पकने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में ये होता है, ओके। फिर आपका जूट, तो जूट ये सुनहरा रेशम होता है, ठीक। बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है। नई जलीय मृदा के समय होता है, ठीक है। और बढ़ते समय उच्च तापमान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मेघालय में होता है, ओके। आगे आपके कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। और इसमें एक बात और, कृषि से आप ये करना कि अपने पीवाईक्यू देखना, और जिस कृषि या फसल से ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे चावल होगा, आपका गेहूं हो गया, ठीक है, और आपकी जैसे कपास हो गया, तो इन क्वेश्चन पर स्टार लगाना और इनकी हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अब हम सारी फसलों को, देखो पढ़नी तो पड़ेगी, पर ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम सभी को हम रट लें, तो सभी नहीं हो पाएंगे। आप यही करना, पीवाईक्यू देखना, जिस फसल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उसे बिल्कुल ढंग से याद होनी चाहिए आपको, एक एक चीज उसके बारे में, ओके। और आगे चलते हैं फिर अपना पॉइंट, कृषि संबंधित प्रौद्योगिक व संस्थागत सुधार कौन कौन से? तो भूमि सुधार जैसे चकबंदी, हदबंदी व भूस्वामी का हो गया था, ठीक है। वो तो मतलब पहले भूमि में सुधार कौन कौन से? देखो, एक तो जो मतलब भूमि का मालिक वही होगा जिसकी भूमि है, ये तो मतलब अपना वो सारी चीजें खत्म कर दी गई, जमींदार प्रथा। और ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, ठीक है। हरित क्रांति चलाई गई जिसका उद्देश्य कृषि को और अच्छे ढंग से करना था, जिसमें हमने सिंचाई, खाद, बीजों पर भी ध्यान दिया, ठीक है। फिर ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति चलाई गई, भूमि विकास कार्यक्रम भी और फसल बीमा योजना भी आप देखते होंगे। संस्थागत ऋण का आपको सुविधा दी गई, जैसे कि बैंक से आपको मिल सकता है, ठीक है। और फिर मौसमी फसलों की जानकारी दी गई। और अब तो इसमें ऐसा हो रहा है फसल के बारे में डिजिटल, तो मतलब आप ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और अपनी फसल की सारी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट जरूर डालो, ठीक है। तो सोशल मीडिया का कृषि पर क्या प्रभाव है ये सब डाल सकते हो, ठीक है। मौसम व फसलों की जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें भी आपका सुधार किया गया, ठीक है। और परिवहन क्रांति व सप्लाई चेन में सुधार की गई, ठीक है। और इसमें इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 4 भी समाप्त हुआ। अब हमारे एनसीईआरटी में बचे चैप्टर नंबर 2, तो 5 और 6 वो हम कल ही देख लेंगे उसे, और कुछ ही दिनों में आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। और फिर हम सबसे अपनी अच्छी किताब ज्योग्राफी के लिए स्टार्ट करेंगे। अच्छी तो ये भी थी, बट ये आपकी बेसिक थी, ठीक है। इससे आपका प्री तो हो जाएगा, पर मेंस भी लगभग हो जाएगा, पर मेंस में आपका इतना काम नहीं हो पाएगा क्योंकि चीजें आपको क्रम से नहीं मिली। और यदि आपको जैसे आपका एम लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम होती है ना, चीजें क्रम से चलती हैं, तो वो आपको 11th क्लास की ज्योग्राफी से ही मिलेगा, ठीक है। और आप जब उसका पहला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि हाँ वास्तव में ही ज्योग्राफी
एनसीईआरटी से ही हो जाएगी। ठीक है, तो चलो 11th क्लास की एनसीईआरटी आपकी जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी और आने वाले टाइम पर सभी एनसीईआरटी जल्दी स्टार्ट की जाएंगी। और आप एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहां ज्योग्राफी एनसीईआरटी सभी कंप्लीट करा दी, भले ही वो ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू हो। ठीक है, और यदि आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।